नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, राजज्ञानशाला चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता मेघ आए का अध्ययन करेंगे। कवि परिचय पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उपसंपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यम वर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक जनता की महक लिए हुए है। कविता परिचय। संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवासी अतिथि दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। मेघ आए, बादल आए। मेघ बादल को बोलते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के अर्थात बादल बड़े ही सज संवर करके, बनठन करके आकाश में आ गए हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार होती है हवा, और बादलों से आगे नाचती गाती हुई जो हवा है वो चल रही है। दरवाजे और खिड़कियां गली गली में खुलने लग गए हैं, क्योंकि सभी बादलों को देखना चाहते हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, ऐसा दृश्य जान पड़ रहा है जैसे कोई शहर का मेहमान गांव में आ गया हो और उसे देखने के लिए सभी आतुर हो, बेचैन हो। बादलों के आने पर गांव भर में फैले उत्साह का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। कवि कहता है, वर्षा ऋतु के आने पर बादल बड़े सज धज कर और सुंदर वेश धारण करके आए हैं। उनके आगे आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है। मनोहर मेघों को देखने के लिए गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे हैं। ऐसा लगता है कि गांव में कोई शहर का मेहमान सज संवर कर के आया हो। तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु आ गई और आकाश में बादल छा गए। हवा भी अपनी मस्ती में बहने लगी है। लोगों ने वर्षा के स्वागत में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए हैं। सब और बादलों के बरसने की प्रतीक्षा है। दूसरे पद में देखते हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के।
पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, उचकाना ऊपर उठाना। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, आंधी चलने लगी, धूल भागने लगी। किस तरह भागने लगी? घाघरा उठाए। घाघरा होता है लहंगा, औरतों का एक वस्त्र है लहंगा। बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी, बांकी चितवन तिरछी नजर, तिरछी नजर उठा करके नदी ठिठक गई, नदी जो है उत्सुक होकर के रुक गई। घूंघट सरके, घूंघट सरकने लगे, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर कवि ने मेघ आने के बाद, बादलों के आने के बाद आंधी के भागने और नदी के उमड़ने का वर्णन किया है। आंधी और धूल वर्षा के आगमन से घबराकर भागती हुई स्त्री का प्रतीक है। जब बारिश आती है तो स्त्री वर्षा के डर से भागती है, अपने कामों को समेटना चाहती है। मेघ बंठन के और ससवर कर आए हैं, पेड़ मेघों के स्वागत में झुक गए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए। मेघों को स्वागत के लिए पेड़ झांकने लगे हैं, गर्दन को उचका रहे हैं, मानो सब उनका स्वागत करना चाहते हैं। आगे, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़ा पीपल यहाँ ग्राम के वृद्ध व्यक्ति का प्रतीक है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, जुहार करना स्वागत करना। बरस बाद सुध लीनी, और कहा कि पूरे 1 वर्ष बाद आपने सुध ली है। बोली अकुलाई लता ओट हो की वार की, और अकुलाई हुई शर्मीली सी जो लता है वो अकुलाई हुई ओट होकर के किवाड़ की ओट में से बोली। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। हरसाया जो ताल हैं, सरोवर हैं, वो खुश हो गए हैं, वो व्यक्त कर रहे हैं कि पानी जो है परात में भर भर करके आ रहा है। थाल जैसा एक बड़ा बर्तन होता है, इसको परात बोलते हैं। तो तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु है और मेघ आकाश में सजे हुए हैं। पीपल का पुराना वृक्ष ठंडी हवा के झोंकों से झुक झुक करके मानो नमस्कार कर रहा है, स्वागत कर रहा है मेघों का। प्यासी जो लताएं हैं, बेलें हैं, वो पानी बरसने की आशा में खुश हैं। तालाब का पानी भी आज हिलोरे ले रहा है, लहर ले रहा है, सारी प्रकृति प्रसन्न है। यहाँ पर गर्मी से अकुलाई हुई जो बेचैन लता है, बेल है, उसको नववधु का प्रतीक माना गया है। नवविवाहित जो वधु होती है उसका प्रतीक यहाँ पर माना गया है। बूढ़ा जो पीपल है वो गांव के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। हरसाया ताल, इसका तात्पर्य है सरोवर का जो जल है उसमें लहरें चल रही हैं, वो प्रसन्न हो रहा है। अगला पद देखते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज, क्षितिज होता है जहां धरती और आकाश हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम भी क्षितिज है। क्षितिज का अर्थ होता है जहां पर धरती और आकाश का जो अंतिम छोर होता है, जो हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। जब हम दृष्टि उठाते हैं और देखते हैं तो एक जगह ऐसी दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि आकाश धरती को स्पर्श कर रहा है, वही क्षितिज है। अटारी पक्की इमारत या महल को अटारी बोलते हैं। बांध सेतु होता है, पुल असु आंसू। तो क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की। कवि कहता है कि क्षितिज पर बादल गहरा रहे हैं। जो क्षितिज है वहां पर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और बिजली चमक रही है। दामिनी, दामिनी बोलते हैं बिजली को, बिजली चमक रही है। ऐसा लग रहा है कि भवन की अटारी पर प्रियतम और विरहिणी जो प्रिया है उनका मिलन हो रहा है। दामिनी रूपी जो प्रियतमा है और मेघ रूपी जो प्रियतम है वो आपस में मिल रहे हैं। वर्षों बाद, पूरे
क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। उन्हें संदेह, उनका जो संदेह है, जो गांठ बना हुआ था, अब वो मिट गया है। उनका जो पुनर्मिलन है, दोनों प्रेमियों की भावना का जो बांध है वो अब टूट गया है। अर्थात वर्षा की रिमझिम बूंदों के रूप में दोनों के नेत्रों से प्रेम के आंसू ढुलक रहे हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के। और जब दोनों मिले, बिजली और बादल जब मिले तो वर्षा होने लगी। इसका तात्पर्य है कि आकाश में दूर तक बादल छा गए और उन्होंने बरसना प्रारंभ कर दिया। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। बादल जो हैं वो आज बड़े ही बनठन करके और सज संवर करके आए हैं। आकाश में बादलों का झमघट ऐसा लग रहा है जैसे महल की छत पर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। क्षितिज अटारी गहराई। क्षितिज अटारी गहराई। क्षितिज अटारी गहराने का मतलब है कि आकाश में बादलों का जमघट है और आकाश रूपी महल की छत पर बादल रूपी जो भीड़ है वो जमा हो गई है। तो ये बहुत ही प्यारी सी वर्षा ऋतु पर कविता थी। एक बार इसका पूर्ण काव्य पाठ हम करते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, परस बाद सुदलीनी बोली अकुलाई लता ओट हो की मार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के असू ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। प्रश्न अभ्यास है, प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। बहुत सारी क्रियाएं कवि ने यहाँ पर चित्रित की हैं। जैसे जब हवा चलती है तो वो नाचती गाती हुई आती है। आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी, पीपल का पेड़ झुक जाता है, लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गई हैं, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी है, बादलों ने बरसना प्रारंभ किया है। ये सभी क्रिया यहाँ पर चित्रित हुई हैं। निम्नलिखित, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ ये प्रतीक हैं, देखते हैं। धूल, यहाँ जो धूल है, धूल यहाँ पर घर में आई हुई किसी चंचल स्त्री का प्रतीक है। धूल किसका प्रतीक है? घर की चंचल स्त्री का प्रतीक है, जो जाने पहचाने अतिथि के आने पर घबरा कर भाग जाती है। पेड़, पेड़ किसका प्रतीक है? पेड़ यहाँ पर साधारण जो ग्रामीण व्यक्ति है उसका प्रतीक है। वो दामाद के आने पर गर्दन को उठा उठाकर देखता है। नदी, नदी यहाँ पर गांव की एक युवती का प्रतीक है, जो शहरी दामाद को आया हुआ देखकर उसे निहारते हुए ठिठक जाती है। लता, लता यहाँ पर विरह वेदना में तड़पती हुई नायिका की प्रतीक है, जो बादल के देर से आने पर मान प्रकट करती है। ताल, ताल तालाब या सरोवर, घर का जो अंतरंग सदस्य है, घर का जो अंदर का सदस्य है, जो बादल के स्वागत में पानी परात में भर करके लाया है, उसका प्रतीक है। तो ये सभी प्रतीक थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिप करके देखा, क्योंकि वह मानती है कि वह अपने प्रियतम से कई दिनों के बाद आने पर उनसे नाराज है। वो कई दिनों के बाद आए हैं, इसलिए नाराज है। उन्हें देखे बिना उससे रहा नहीं जाता, इसलिए किवाड़ की ओट में से वो उससे देख रही है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की।
इस काव्य पंक्ति का तात्पर्य है, नायिका अपने नायक से बोली कि हे प्रियतम, मुझे अब क्षमा करो, मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे, परंतु तुम खूब आए हो, इसलिए मेरे मन का संदेह मिट गया। ख बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सर के। इसका तात्पर्य है, बादलों के आने पर नदी में लहरें उठने से कुछ रुकी सी लगने लगी, उसका जल साफ स्वच्छ दिखने लगा। ये जो प्रतीक है, मेहमान के आने पर गांव की जो नववधुएं हैं उनकी बाकी दृष्टि, बाकी चितवन का प्रतीक है, वे अपने घूंघट को खोल खोल करके उसे देखने लगती हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? मेघ के आने से हवा, सुहानी हवा चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल की विदा होने लगी। आंधी और धूल अब चली गई, नदी बांकी होकर के बहने लगी, बूढ़े पीपल झुकने लगे, लताएं पेड़ ओट में छिपने लगी, तालाब में जल भर गया, आकाश में मेघ छा गए और वर्षा होने लगी। इसका जो प्रतीकार्थ है वो हम देखते हैं। मेहमान या दामाद के आने पर जो गांव की कन्याएं हैं और युवतियां हैं वो प्रसन्न हो उठती हैं। लोग अपने खिड़की दरवाजे खोल खोल कर नए आगंतुक को देखना चाहते हैं। आते जाते लोग उन्हें गर्दन उठाकर देखने लगे। नवयुवतियों ने घूंघट उठाकर उन्हें निहारा। बूढ़े स्त्री पुरुषों ने विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत किया। अतिथि की जो प्रिया थी वो मान मनुहार करने लगी। फिर अचानक से वह क्षमा मांगने लगी। दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। 6ठा प्रश्न देखते हैं, मेघों के लिए बन-ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? मेघों के लिए बन-ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि उनके आने पर गांव वासियों के मनों में एक ऐसा उत्साह होता है जैसे किसी सजे संवरे शहरी मेहमान के आने पर होता है। मेघों के लिए सजे संवरे शहरी मेहमान का उपमान बहुत ही उचित है। 7वां प्रश्न देखते हैं, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार की उदाहरण खोजकर लिखिए। मानवीकरण की बहुत सारी मानवीकरण अलंकार हमने पढ़ा था, जहाँ पर मानवीय वस्तुओं में, प्राकृतिक वस्तुओं में जब मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघों का बन-ठन और संवर करके आना, आगे आगे चलती गाती बयार का बहना, पेड़ों का झुकना झांकना, गर्दन उचकाना, धूल का घाघरा उठा करके भागना, बूढ़े पीपल का आगे बढ़कर जुहार करना, ये सभी मानवीकरण के उदाहरण हैं। रूपक अलंकार, क्षितिज अटारी। क्षितिज अटारी, क्षितिज अटारी शब्द आया था। क्षितिज अटारी, क्षितिज रूपी अटारी, क्षितिज अटारी। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार है। सॉरी, मानवीकरण नहीं, रूपक अलंकार है, क्षितिज रूपी अटारी। 8वां प्रश्न देखते हैं, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। कविता में बहुत सारे रीति रिवाजों का वर्णन हुआ है। गांव वासियों का उत्साह और खुशी की जिज्ञासा से मेहमान को देखना, बूढ़ी स्त्रियों का मंगल कामना करना, मेहमान के आने पर उसके पैर धोना, परात में पानी भर करके लाना, इसके प्रतीक है। गांव वासियों की अतिथि सत्कार की जो भावना है वो भी यहाँ पर प्रकट हुई है। 9वां प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। कविता का जो भाव है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेघ रूपी शहरी मेहमान के आते ही पूरा गांव उत्साह से भर उठा। शीतल हवा नाचती गाती हुई मेहमान के आगे आगे चलने लगी। सभी गांववासी दरवाजे और खिड़कियों को खोल खोल करके देखने लगे। मेहमान के दर्शन के लिए आतुर हो पड़े। पेड़ उचक करके मेहमान को देखने लगा, अर्थात वृद्ध व्यक्ति जो है उसके स्वागत में आंखें पसारने लगा। आंधी और धूल नव जो युवतियां हैं उनके प्रतीक हैं, वो उसको दौड़ करके देखने चल पड़ी। नदी तिरछे नैनों से मेघों की गर्जना को देख करके हैरान हो गई। गांव की पुरानी पीपल ने भी झुक करके नमस्ते किया, नमस्कार किया। इस प्रकार पूरा गांव उत्साह से आनंदित
हो गया। उसके स्वागत के लिए परात में पानी लाया गया। क्षितिज रूपी अटारी पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, बिजली चमकने लगी। 10वां प्रश्न है काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यहाँ पर बादलों के सौंदर्य का मनोहर ढंग से वर्णन किया गया है। बादल सज धज करके शहरी दामाद की तरह आए हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, ज्यों त्यों जनु मनु ऐसे शब्द जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ आरोप। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। और मानवीकरण अलंकार, मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघों का बन ठन करके आना मानवी क्रिया है, मानवीकरण अलंकार है। बन ठन के में बे बे वर्णावृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है। तो ये पंक्ति का यहाँ पर काव्य सौंदर्य है। आगे रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है, इन्हें आप करिएगा। भाषा अध्ययन है। कविता में आए 14वां प्रश्न देखें। कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। कविता में बहुत से मुहावरे आए हैं, जैसे गांठ खुलना, भ्रम मिटना, बांध टूटना, धीरे समाप्त होना, सुधि लेना, सुध बुध लेना, वापस आना, सुधि लेना है। कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। अंचल विशेष के जो शब्द हैं उनकी सूची आप बना सकते हो अंचल से जुड़े हुए, जैसे बंठन है, घाघरा है, घूंघट है, जुहार है, किवार है, परात है, भरम है, अटारी है। 16वां प्रश्न है, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण देकर के आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य भाषा है, आडंबरहीन भाषा है, सहज है, सरल है, पाठ्यता संक्रियता है, ये आप करिएगा। और शब्द संपदा है, ये हम कर लेते हैं। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, वर्षा के आगमन की खुशी में हवा बहने लगी, शहरी मेहमान के आगमन की खबर सारे गांव में तेजी से फैल गई। बांकी चितवन, बांकपन लिए दृष्टि, तिरछी नजर को बांकी चितवन बोलते हैं। जुहार करना, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। क्षितिज अटारी गहराई, अटारी पर पहुंचे अतिथि की भांति क्षितिज पर बादल छा गए। दामनी दमकी, दामनी बिजली चमकी, तन मन आभा से चमक उठा, मन प्रसन्न हो गया। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की, बादल नहीं बरसेगा का जो भ्रम था वो अब टूट गया है। प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा, यह बात अब समाप्त हो गई है, ये भ्रम जो है टूट गया है, प्रियतम आ चुका है। बांध टूटा झरझर, मिलन के आंसू ढर के, मेघ झरझर बरसने लगे, प्रिया और प्रियतम के मिलन से खुशी के आंसू छलक उठे। यहाँ अपना ये जो अध्याय है पूर्ण होता है। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।